So, hello everyone, welcome to Reacting Bharat once again with Dr. Tazalli. इंडिया पाकिस्तान के इस वॉर के दौरान हमने कई सारी न्यूज सुनी, कई सारी इंफॉर्मेशन, कुछ सच कुछ झूठ, क्योंकि इस तरह की वॉर के दौरान अक्सर ऐसे प्रोपेगेंडा, ऐसे न्यूज फैलाई जाती है जो कि साइकोलॉजिकली सामने वाले को डिस्ट्रॉय करे। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और धर्म भी है कि हम इस तरह की फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा को अपने दिलो दिमाग पर ना पनपने दें। जो भी ऑथेंटिक सोर्स है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स है, उसी पे थोड़ा सा वेट करे कि जो इंफॉर्मेशन है वो सही है गलत है, उसको सोचे समझे और फिर एतबार करें और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स है उन पे ही अपना यकीन रखें। क्योंकि इस वॉर के दौरान हमने ये देखा कि टीआरपी के नाम पर, टीआरपी कमाने के नाम पर, फेमस होने के नाम पर कई सारे ऐसे वेरियस मीडिया हाउस और सोशल प्लेटफॉर्म से कोई भी, और गलत हो या सही हो, किसी भी तरह की न्यूज आपको परोस रहे हैं और आपके दिलो दिमाग पर हावी हो रहे हैं। तो इस तरह की फेक न्यूज से आप बचिए। और आज हम शुरू से शुरुआत करेंगे, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन जो सोर्स और जो न्यूज मैं आपको बताऊंगी, इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, वो ऑथेंटिक होगी। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। कहानी है कि 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, और एक आतंकी हमारी भारतीय महिला को उसने बोला कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बता देना। ठीक 14 दिन बाद 7 मई 2025 को पूरे पाकिस्तान को इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडिया की जो सेना है उसने बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक महज नाम नहीं है, ये सारे भारतीयों की उम्मीद है, जज्बात हैं और आक्रोश है। तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि कितने बड़े लार्ज स्केल पर, कितने बड़े पैमाने पर हम जो चाहते थे, वो क्षति जो चाहते थे, वो पाकिस्तान को पहुंची है या नहीं पहुंची है। फाइनल सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट आया है कि नहीं आया है, और जो बदला है हम अपने मासूम लोगों का वो ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं। तो इस सारी चीजों पे हम अपना चर्चा करेंगे। और हमारा इंडिया का ये पूरा स्टार्टिंग से स्टैंड रहा है कि हमने किसी भी सिविलियंस पे अटैक नहीं किया है, हार्म नहीं पहुंचाया है, चाहे आप पाकिस्तान जितने भी फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर सके। तो ऐतिहासिक दिन 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें 24 स्ट्राइक्स 9 टेरर कैंप पे किए गए, जिसमें पीओके और पाकिस्तान दोनों इलाके शामिल थे। अच्छा, पाकिस्तान का जो प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस था, उसमें भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 स्ट्राइक किए गए जो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर थे वहां पर। रिजल्ट क्या हुआ कि जो मसूद अजहर, ये आपने नाम काफी सुना होगा, एक तथाकथित इंटरनेशनली घोषित अंतरराष्ट्रीय ये आतंकी है, और इसने कई बार इसके टेरर जो हमले हुए हैं, आतंकी हमले, उसमें इसका नाम आया है। और ये अपनी कंपनी चलाता था, जैश ए मोहम्मद, और इन्होंने पिछले कई दशकों से इंडिया में कई तरह के आतंकी हमले किए हैं, जिसमें से 2000 में जो पहला आतंकी हमला हुआ था, सुसाइड कार बॉम्बिंग का जम्मू कश्मीर में, फिर 2021 में इंडियन पार्लियामेंट पे असॉल्ट, फिर जनवरी 2016 में आपका पठानकोट एयरबेस पे अटैक, फिर सितंबर 2016 में उरी अटैक, फिर फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक, और रिसेंटली पहलगाम अटैक। तो इंटरनेशनली ये तथाकथित घोषित आतंकी है। तो ये है इसका परिचय। अब हुआ ये है कि जो पीड़ा, जो दर्द इसने कई दशकों से भारतीय लोगों को दिया था, लार्ज स्केल पर इनोसेंट लाइफ ली थी, मैसाक्यार किया था, आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने वही पीड़ा, वही असीम दर्द महसूस किया होगा जब ये खबर आई कि मसूद अजहर के 10 से 14 जो फैमिली रिलेटिव्स हैं वो मर गए। हालांकि मसूद अजहर का भी हाल क्या है, ये तो उसके जो सगे रिलेटिव्स हैं, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वो छुपा रही है, बट अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से ये पता चला है कि उसका हाल बहुत बुरा है। या तो वो मरते मरते बचा है या वो काफी इंजर्ड हो गया है। और ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि जब उसने अपने रिलेटिव्स की मरने की न्यूज सुनी, तो उसने ये बोला, ये स्टेटमेंट दिया कि काश मैं भी मर जाता। तो आप चिंता मत करो, इंडियन आर्मी जल्दी आपकी डिमांड पूरी करेगी। अच्छा, और सुनिए, पाकिस्तान की जो टेररिस्ट फैक्ट्री के चीफ हैं वो एक हो तो हम रुके ना, ये तो पूरा का पूरा एपिसेंटर है। अभी रिसेंटली आदित्य राज कौल ने एक अपने ट्विटर हैंडल से क्या बेहतरीन रिकॉर्डिंग की, वीडियो की। अगर ये रिकॉर्डिंग और वीडियो हमें ना मिलती तो शायद हम
जो पाकिस्तान का टेररिज्म के साथ जो सपोर्ट है वो एक्सपोज करने में इतने कामयाब ना हो पाते, वो चेहरा एक्सपोज करने में इतने कामयाब ना हो पाते। तो रिसेंटली हमें इस वीडियो से ये पता चला कि याकूब मुगल जो एक तथाकथित टेररिस्ट है, उसने बिलाल टेरर कैंप वो चलाता था जिसमें वो न्यूली लॉन्च टेररिस्ट को बनाता था। तो उसको आज अपने द टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन उसको मिला है, यानी उसका कर्मा हिट्स बैक। उसकी डेथ हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन अब कोई भी लोग या कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि आप वीडियो में और इस क्लिप में देखेंगे क्लियरली कि याकूब मुगल के जो ये कॉफिन है, जो इसके ताबूत के आसपास जितने भी लोग खड़े हैं, इसके फ्यूनरल मनाने के लिए जितने भी लोग खड़े हैं, आप देखिए पुलिस की वर्दी में है। इसमें से कई आईएसआई के बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यानी एक जो तथाकथित इंटरनेशनली जो घोषित क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, उसके फ्यूनरल पे ये सब शोक मना रहे हैं। आप इन सबके चेहरे देखिए कि कितने उदासीन है, जैसे कितना बड़ा हीरो मर गया हो। तो ये क्लियरली एक्सपोज कर दिया है इस वीडियो ने पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि ये डायरेक्टली इनके लिंक होते हैं टेररिस्ट से। या और रिसेंटली हमारे पीएम मोदी ने ये बात क्लियर कर दी है, इंडिया ने डिक्लेयर कर दी है कि अब से फ्रॉम नाउ इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के टेररिस्ट को अलग अलग नहीं देखेगी। यानी पहले हम ये बच जाते थे कि नहीं देखो टेररिस्ट ने ये किया है, हमारी गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन इंडिया ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम अटैक के बाद ये क्लियर कर लिया है कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। Terrorist Masood Azhar confirmed that 10 of his family members and 4 aides were killed in India's Operation Sindoor. Grieving the loss, he said, "It would have been better if I had died too." The founder of Jaish-e-Mohammed, Maulana Masood Azhar, was born in Bahawalpur and lives there in a heavily guarded complex. Bahawalpur was among the 9 sites where India carried out its attacks. Masood Azhar was arrested in 1994 in India for acts of terrorism, but on December 24, 1999, when 5 Harkat-ul-Mujahideen terrorists hijacked an Indian Airlines flight, India gave in to the demand and released 3 terrorists, including Masood Azhar. Masood Azhar is the mastermind behind the 2001 Parliament attack, the 2016 Pathankot Air Base attack, and the 2019 Pulwama suicide bombing. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, ये जो डिस्ट्रॉय होने की पूरी वीडियो आप देख रहे हैं कि जैसे कैसे पूरा का पूरा जो एक सरगना का हेडक्वार्टर है, आतंकी हेडक्वार्टर, को तबाह कर दिया है हमारी इंडियन आर्मी में। तो एटलीस्ट पाकिस्तान ये तो नहीं बोल पाएगा कि हाँ आए तो थे और पौधा और पेड़ गिरा के चले गए। ये पूरा का पूरा एविडेंस है। अच्छा, बीइंग एन इंडियन हम ये मानते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, इंटरनेशनली इनको टेररिस्ट घोषित किया गया है। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, वहां की गवर्नमेंट तो है ही, वहां के लोग भी इन्हें टेररिस्ट नहीं मानते, बल्कि इनको एज अ हीरो देखा जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है, इनकी रैलीज निकलती हैं, इनको लोग सुनने आते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी आर्मी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेररिज्म। इसलिए पाकिस्तान एक इंसेन और डेंजरस कंट्री भी है। अच्छा, कई सारी ऐसी वीडियोस आई हैं जिससे हमें यह पता भी चला है कि पाकिस्तान कितनी गलत इंफॉर्मेशन, मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन मिसलीड कर रही है अपनी गवर्नमेंट को अपनी रोटियां सेकने के लिए। क्योंकि अगर सच्चाई पता चल गई कि इंडियन आर्मी ने कितना डिस्ट्रॉय किया है, किस हद तक, कितना इंटरनली जाके पाकिस्तान की सरजमीन पे उन्हें डिस्ट्रॉय किया है, तो इनकी आर्मी ही इन्हें चबा के खा जाएगी। तो एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान ने लोगों को बताया है कि उन्होंने इंडिया के राफेल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और 4 स्ट्राइक्स की हैं। और इसका मतलब अब कोई भी समझदार लोग यही पूछेगा ना कि एविडेंस, तो आप 4 राफेल की बात करो, एविडेंस तो आपको देना पड़ेगा। तो जो ख्वाजा आसिफ हैं, जो ये काफी नाम हाईलाइट हुआ है, जो इनके सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान, जो बाहर एक लेडी इंटरनेशनली एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने पूछा कि आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि राफेल को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान ने। तो वो कहते हैं, उनका जवाब तो सुनिए, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। यानी कि इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, जो सोशल मीडिया पे चल गया, इनके प्रोपेगेंडा चल गए, वो इसको एज अ एविडेंस इंटरनेशनल कोर्ट्स में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ये उसको एज अ एविडेंस बता रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी रोग कंट्री है। शुरू कर दिया अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है
ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। साथ ही जो ख्वाजा आसिफ थे, इन्होंने बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकी कि देखो अगर इंडिया ने इंडस वाटर को बंद कर दिया तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे, यही बोला था ना ख्वाजा आसिफ ने। लेकिन हमारी सिर्फ 25 मिनट की स्ट्राइक ने इनको इतना घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया कि इनको अपना इमरजेंसी लगानी पड़ी, एयर बेस को अपनी बंद करना पड़ा, पूरा ब्लैकआउट करना पड़ा। कई बार इन्होंने अपनी जो इंटरनेट थी सर्विस उनको बंद कर दिया, लेकिन वीडियोस तो कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। तो 25 मिनट की इस स्ट्राइक ने इनकी ये हालत कर दी और ये न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहे थे। और जब इन्हें पता चल गया कि इनको अपनी औकात समझ आ गई कि हम लड़ नहीं सकते हैं, तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर देगा तो हम भी जवाबी हमला रिटेलिएशन नहीं करेंगे। मतलब पाकिस्तान की इस वॉर के दौरान ये बात तो क्लियर समझ में आ गई है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। पाकिस्तान वो भौंकने वाला कुत्ता है जो वक्त आने पर सिर्फ म्याऊं म्याऊं ही करता है। और इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक बहुत ही बेहतरीन सोवेरेनिटी, प्रभुता, संप्रभुता, लोगों के बीच में यूनिटी देखी अपने भारत में, जहां पर सारे लोग, सारी इंडियन सिटीजन्स मिलके अपनी गवर्नमेंट और अपनी सेना को सपोर्ट कर रहे थे। और जो ऑपरेशन सिंदूर की लालिमा है वो पाकिस्तान के माथे से, सिर से काफी सालों तक नहीं मिटेगी। और इस ऑपरेशन को लीड, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने सामने आई है जो बात, इस ऑपरेशन को लीड करने वाली 2 महिला ही हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सिंदूर एक महिला को डेडिकेट करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बतलाता है। तो इस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने वाली, लीड करने वाली 2 महिला हैं। एक है आपकी कर्नल सूफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो ये जो ब्यूटीफुलनेस है, इंडियन आर्मी की जो ताकत है, वो एक महिलाओं ने लीड किया है और इन महिलाओं ने पूरे पाकिस्तान को उनके घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। हम जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है, इस वॉर को कैसे देखा जा रहा है, कौन इंडिया के सपोर्ट में है, कौन इंडिया के सपोर्ट में नहीं है। लेकिन इस वॉर में हमें ये तो पता चल गया है कि जो टर्की है उसने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया है, क्योंकि टर्की के कई सारे वेपन्स इंडियन आर्मी ने गिराया है। तो आगे जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और जो भी इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म है उस पर टर्की को इंडिया घेरने की तैयारी में पूरा है। तो अब टर्की तैयार हो जाए कि उसको क्या जवाब देना है। तो कहानी क्या बस यहीं तक थी कि भाई युद्ध हुआ दोनों के बीच में, एलओसी पे कुछ बमबारी हुई, थोड़ी मिसाइल्स चली और बस दैट्स इट? क्या युद्ध यहीं तक था? क्या हमने बदला ले लिया? क्या वो लोगों के बीच में जो आक्रोश था इंडियन लोगों के बीच में, हम भारतीयों के बीच में, वो पूरा हो चुका? क्या जो जस्टिस है इस सर्व्ड हो चुका? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे तक का है, अभी हम रुकने वाले नहीं है। ये इंडिया का क्लियर स्टैंड है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे इसने अटैक स्टार्ट किया पाकिस्तान के एयरबेस पे। जी हाँ, पाकिस्तान के एयरबेस पे, जहां पर सारे न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, जितने भी मिसाइल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो रखी जाती है, वहां पर डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो पाकिस्तान की अब खलबली मचने लगी, उसको डर लगने लगा कि भैया अब ये क्या करेंगे, अब हम अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कहानी और बड़ी है, बिग पिक्चर है इसके पीछे। इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। जी हाँ, ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रही हूं वो ऑफिशियली सामने नहीं आई है, लेकिन जो एक्स आर्मी मैन है, चीफ्स हैं यूएस के, उन्होंने बताया है, और कई जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने ये इंफॉर्मेशन बताई है कि जो अमेरिका है, यूएस है, उसका इन फ्यूचर ईरान के साथ एक वॉर में इन्वॉल्व होने का है। जी हाँ, इसीलिए अभी रिसेंटली जब नेतन्याहू ईरान के साथ वॉर में लग रहे थे या कोशिश कर रहे थे कि वॉर हो ईरान के साथ, तो अमेरिका ने उनको कई बार डांटा कि देखो भैया, इसमें मत इन्वॉल्व हो, ये हमारा शिकार है। तो इन फ्यूचर अमेरिका का ये प्रोग्राम है, यूएस का ये प्रोग्राम है कि ईरान के साथ वो वॉर करेगा। अभी ये सोर्स कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो अनकंफर्म सोर्सेस से मैं आपको बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो उस दौरान जब ईरान के साथ अमेरिका वॉर करेगा, तो उस दौरान उसे चाहिए एयरबेस, और वो है पाकिस्तान का एयरबेस जो
अमेरिका यूज करना चाहता है, ठीक है। और ये न्यूज बहुत पिछले साल कुछ पहले आई भी थी कि कई बार जो पाकिस्तान से अमेरिका ने डिमांड किया है कि आप अपना एयरबेस हमें यूज करने के लिए दीजिए, तो इनके बीच में कुछ समझौता हुआ और फिर ये नतीजे पे उतरे कि हम एयरबेस अपना जो पाकिस्तान है वो देगा। लेकिन वो कहते हैं ना, बेगर साथ नॉट चूज है, तो पाकिस्तान के पास कुछ और ना कहने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो उसे एट द एंड देना ही पड़ता। लेकिन ये बात सामने आई कि अमेरिका इन फ्यूचर ईरान से लड़ने के लिए पाकिस्तान का एयरबेस यूज करेगा। अब हुआ यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडिया ने अटैक करना स्टार्ट किया पाकिस्तान के एयरबेस को, तो पाकिस्तान तो डरेगा ही, क्योंकि यहां पर अमेरिका ने बोल रखा है कि देखो एयरबेस को कुछ होना नहीं चाहिए, तुम्हें चौकीदार बना के छोड़ रहा हूं मैं, उसका टेक केयर आपको करना है। और IMF ने पाकिस्तान को इसलिए लोन भी दिया, भीख दी, लोन के नाम पे भीख दी $1 बिलियन का, कि आप एयरबेस को सही सलामत रखें हमारे यूज के लिए। अब जब इंडिया ने उस पर अटैक करना स्टार्ट किया तो जवाब तो देना है ना हेडमास्टर को, वरना हेडमास्टर तो उनको मार डालेगा, ठीक है, उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा। तो जब एयरबेस पे अटैक होने लगा, इसलिए अमेरिका कूदा कि भैया ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा, हमने तो कुछ और फ्यूचर प्लानिंग कर रखी, हमारा कुछ और मिशन है। तो इसीलिए इस चीज को, इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए अमेरिका ने बीच में भारत और इंडिया के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता स्थापित करने की कोशिश की, सीज फायर स्थापित करने की कोशिश की, और सीज फायर हो भी गई थी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान, कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं हो सकती है, तो पाकिस्तान ने उस सीज फायर को कुछ ही घंटों में वॉयलेट कर दिया। अब इसके पीछे भी रीजन है क्यों वॉयलेट कर दिया। भाई सीज फायर हो गई थी, उसके जो पापा हैं अमेरिका पाकिस्तान के, उन्होंने मना कर दिया था कि अब लड़ाई नहीं करना है, देखो अगर लड़ाई करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपने पापा की बात को क्यों नकार दिया, कभी सोचा है इस बारे में? पाकिस्तान के लिए एक कहावत है कि ताड़ से गिरे और खजूर पे अटके, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। क्योंकि पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर हैं हेड, ठीक है, जो मेन हेड है, जो पूरी कंट्री को चलाते हैं, शहबाज शरीफ नहीं चलाते, वो कठपुतली हैं, आसिफ मुनीर ही चलाता है। तो आसिफ मुनीर ने अपनी जो पूरी आर्मी को, पूरी कंट्री को जो ये युद्ध में झोंक दिया है और कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई बड़ा वो स्टेप नहीं लेंगे, तो इनकी पूरी ही जनता है उन्हें खानी जाएगी। जो इनकी रोक जनता है, इंसेन जनता, जो छोटी छोटी बात पे बिल्कुल अजीब सा रिएक्ट करने लगती है, एकदम पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है, तो आसिफ मुनीर को छोड़ देंगे। और भाई डिक्टेटर है वो आदमी, डिक्टेटर का हाल आपने अपनी पूरी हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या होता है, या तो वो खुद मरता है या उनके आसपास के लोग मार देते हैं। तो आसिफ मुनीर अगर इस युद्ध को बंद कर देता है तो वो क्या अपनी जनता को, अपने आसपास के लोगों को, जो बाकी डिक्टेटर्स हैं, जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनको क्या जवाब देगा कि हमने पैसा भी खर्च किया, अपनी पूरी आर्मी को भी झोंक दिया और हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। इसलिए मजबूरन उसको वो सीज फायर तोड़ना पड़ा और युद्ध आगे चलाना पड़े, ये उसकी मजबूरी है। अब जब देखा अमेरिका ने कि अरे तो तुम नहीं मानोगे, तो फिर उनको ठीक किया, उनका जो पेज था जो ढीला पड़ गया था दोबारा टाइट किया, दोबारा सीज फायर हुआ। देखिए सीज फायर में ये होता है कि आपने जवाबी कार्रवाई जो रिटेलिएशन है वो बंद कर दी, लेकिन छुटपुट जो बॉम्बिंग होती है, जो मिसाइल गिराना, आर्टिलरी यूज करना, वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से विराम आ जाता है, एक बड़े स्केल पर वो मिसाइल नहीं छोड़ते हैं, तो छुटपुट तो चल रहा होता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि 2 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया और फाइनली जब अमेरिका ने उसको अच्छे से हुड़केचा, अच्छे से उसको कसा, तब जाके पाकिस्तान अभी फिलहाल रुक गया है। अब इस पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया क्यों रुक गया? इंडिया के पास तो इतना अच्छा मौका था। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इंडिया रुका नहीं है, डायरेक्टली हमने रिटेलिएशन करना बेशक बंद कर दिया है, लेकिन जो हमारा कोहार्ट मिशन है वो अभी भी चल रहा है। कोहार्ट मिशन वो मिशन होता है कि हम डायरेक्टली फ्रंट वॉर नहीं करते बॉर्डर पे, हम अंदर ही अंदर इंटरनली डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि इंडिया का क्लियर स्टैंड है कि भाई जब तक हम टेररिज्म को समाप्त नहीं कर देते, जड़ से नहीं उखाड़ देते, हम चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या सीज फायर के नाम पर हम चुप हो जाएं? क्या हमारा जो बदला है वो फुलफिल हो जाएगा? क्या जो हमारे लोगों के बीच में आक्रोश है वो अग्नि शांत हो जाएगी? नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किलर, आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ऑपरेशन किलर के नाम से ऑपरेशन चलाया, मिशन चलाया, जिसमें हमने जो
3 आतंकी थे और उसमें से एक जो सबसे मेन अक्यूज था, जिसने पहलगाम अटैक किया था, जो उसका चीफ था, जो लीडर था शाहिद कुट्टू, उसको कूट दिया, यानी उसको खत्म कर दिया, उसको मार दिया। और ये आपका 13 मई 2025 के जम्मू कश्मीर के जो शोपियां जिले है उसमें ये ऑपरेशन किलर चलाया गया था, जिसमें जो 3 आतंकी थे वो मारे गए। उसमें से एक जो मेन सरगना था शाहिद कुट्टे, उसे कूटा गया, उसे मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये तो हो गई हमारी बायलेटरल वॉर। और जो अब इस ऑपरेशन के बाद, इस वॉर के बाद जो कम्युनिकेशन वॉर है, उसको भी इंडिया कैसे एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान को और चाइना को, इसको मैं इस सारी जो न्यूज है, इस सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैंने जितना भी सोर्स यूज किया वो ऑथेंटिक है। तो आप सारे जहां से भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आप न्यूज सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप इसको समझिए कि ऑथेंटिक होना जरूरी है, क्योंकि कल को हम एविडेंस के तौर पर इंटरनेशनली एविडेंस हम रखेंगे तो हमारे जो सोर्स हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ की तरह नहीं कि आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन हम सबको अभी एकजुट रहना है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला, अभी वॉर खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट फेज किस रूप में आता है, हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूं, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।